हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 4। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी संसाधन कौन से होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कि ये लेसन आपको किस तरह से और कितना समझ में आया है। यानी आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। संसाधन को परिभाषित कीजिए। आपके लिए बहुत आसान प्रश्न होना चाहिए क्योंकि हमने इसकी बात बहुत डिटेल में की थी पिछले वीडियोस में। देखते हैं इसका आंसर। समय, ऊर्जा, धनराशि, ज्ञान, रुचि, कौशल, सामग्री इत्यादि सब क्या है? संसाधन। हमने बात की थी मनुष्य चारों ओर संसाधन से घिरा हुआ है। आपके चारों ओर आप जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं और आपको उनकी जरूरत है तो वो सब क्या है? संसाधन है। इस प्रकार संसाधन वे होते हैं जिनका हम किसी कार्य को करने में उपयोग करते हैं। हमें कोई भी कार्य करना है बिना संसाधन के हम नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे हमें सोना ही क्यों ना हो। जब हमें सोना है, अब आप सोचेंगे सोने के लिए हमें कौन सा संसाधन चाहिए, उस वक्त भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा होता है, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। समय भी तो चाहिए, आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए सोने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ये हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं। हमने जो भी लक्ष्य सोचा है संसाधन हमें भी उसमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। उदाहरण के लिए किसी कार्य को करने की हमारी क्षमता भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें कोई भी कार्य करना है, अगर वो कार्य हमें अच्छे से करने आता है तो वो भी एक तरह का संसाधन ही माना जाएगा। हमारी उस कार्य में रुचि है तो वो जो कार्य है वो और ज्यादा आसानी से और जल्दी हो जाता है। और रुचि क्या है? रुचि भी एक संसाधन है। लेकिन कोई भी चीज जिसका हम उपयोग नहीं करते संसाधन नहीं है। देखिए इस लाइन को आपको मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा और अच्छे से समझ लीजिए कि आपके घर में एक साइकिल पड़ी हुई है, उसका आप पहले उपयोग करते थे तो वो पहले आपके लिए संसाधन थी। अब अगर आप उसका उपयोग नहीं करते, आप बाइक चलाते हैं, आप बड़े हो गए हैं और वो जो साइकिल है वो छोटी है, तो वो अब आपके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन वो किसी और के लिए संसाधन हो सकती है, आपके छोटे भाई बहन के लिए, कबाड़ी के लिए, किसी के लिए भी। ऐसे कोई बुक जिसको आप पहले पढ़ते थे जब आप छोटी क्लास में थे, अब आप 11th में हैं, अब आप उस बुक को नहीं पढ़ रहे, तो वो आपके लिए संसाधन नहीं होगी। अभी अभी हमने बात की थी साइकिल की जो आपके लिए बेकार पड़ी है ना, वो लेकिन किसी और के लिए संसाधन हो सकती है। तो ये थी हमारी संसाधनों की परिभाषा। आगे देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। संसाधनों को 3 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करें। ये तो हमारे लिए बहुत आसान है, हमने इसे डिवाइड किया था ना 3 टाइप्स। और प्रत्येक संसाधन की परिभाषा बताइए। हम इसे भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं और उसके 2-2 उदाहरण दीजिए। हम 2 क्या, हम तो 3 उदाहरण भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। संसाधनों को निम्नलिखित 3 रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे आप लिख लेना नंबर 1, 2 और 3, मैंने लगाया नहीं है। उसमें फर्स्ट नंबर पे है मानव और गैर मानव संसाधन, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकंड है हमारा व्यक्तिगत और साझे संसाधन, इंडिविजुअल एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। और हमारा जो थर्ड है दैट इज प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन यानी कि नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानव और गैर मानव संसाधनों की। आपको याद होगा हमने इसकी एक टेबल बनाई थी, तो एक बार उस टेबल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो मानव संसाधन है और गैर मानव संसाधन, इसमें मानव संसाधन के अंतर्गत ये 5 चीजें हम शामिल करते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज, अभिवृत्ति जिसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड या हमारा इंटरेस्ट या रुचि, उसके बाद है कौशल, किसी भी कार्य को करने की क्षमता यानी कि स्किल, उसके बाद है टाइम, समय, और उसके बाद है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ये 5 तो क्या है? मानव संसाधन। और गैर मानव संसाधन में क्या आ जाता है? धन यानी कि हमारी मनी। उसके बाद है स्थान, जिस भी स्थान पर हम रह रहे हैं। उसके बाद है साध सामग्री और फिर है उपस्कर। उपस्कर से आप समझ सकते हैं कोई भी उपकरण। चलिए अब हम बात करते हैं मानव संसाधन की। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो मानव संसाधन वे हैं जो आपके अंदर ही हैं, आपको किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटा सा उदाहरण ले, आप किसी कार्य को करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए हैं और आपका जो साथी है या आपके पास मम्मी पापा कोई भी बैठा है वो थके नहीं है,
तो आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज मुझे आप अपनी ऊर्जा दे दीजिए, है ना, और मेरी थकान ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपकी ऊर्जा है वो आपका मानव संसाधन है जो आपके पास ही होता है। किसी भी कार्यकलाप को करने के लिए मानव संसाधन प्रमुख होते हैं, यानी मानव संसाधन के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसे हैं और आपके पास बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन अगर मानव संसाधन नहीं है, यानी आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, आपके पास अपनी ऊर्जा नहीं है या रुचि नहीं है, तो आप कोई भी कार्यकलाप नहीं कर सकते। ये संसाधन प्रशिक्षण और आत्मविश्वास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। आपको कोई काम नहीं करना आता, आपको अचार नहीं बनाना आता, चटनी नहीं बनानी आती, डांस नहीं करना आता, तो आप ट्रेनिंग लेकर इनको विकसित कर सकते हैं। ज्ञान, उत्प्रेरण, कौशल, समय, ऊर्जा आदि मानव संसाधन के प्रमुख तत्व हैं, जिनकी अभी अभी हमने सारणी के दौरान बात की थी। समय है वो भी आपका खुद का होता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास 22 है या किसी के पास 23 है। तो ये जो समय है ये सबसे बहुमूल्य मानव संसाधन माना जाता है। कहा भी जाता है टाइम इज मनी। और अगर हम बात करें रुचि की या उत्प्रेरण की, अगर आपका किसी काम को करने का मन नहीं है तो आपके पास कितने ही संसाधन उपलब्ध हो, आप उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। जोर जबरदस्ती से कर भी लेंगे तो उसमें आप वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी कार्य या क्षेत्र के संबंध में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। हम अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं। पहला जो मानव संसाधन है हमारी की नॉलेज। अगर हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो हम हासिल कर सकते हैं। हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, हम सीख सकते हैं। हमें कुकिंग नहीं आती, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, हम कुछ भी सीख सकते हैं। कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी कि स्किल, जिससे आपके रुझान को विकसित करने में सहायता मिलेगी। रुझान यानी कि रुचि। आपने कोई चीज सीख ली तो आपका उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं गैर मानव संसाधन की, यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारे सभी गैर मानव संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो है धन, यानी कि पैसा, यानी कि मनी। हम सभी को इस संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सभी में समान रूप से वितरित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सबके पास एक जितना धन होता है। कईयों के पास बहुत ज्यादा होता है, कईयों के पास बहुत कम होता है और कईयों के पास ना के बराबर होता है। इसीलिए समाज में अमीर और गरीब और मध्यम वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि ये धन सबके पास समान रूप से नहीं होता है। कुछ लोगों के पास यह संसाधन अन्य लोगों की तुलना में कम होता है। अभी अभी हमने बात की, अमीरों के पास ये ज्यादा होता है और गरीबों के पास ये कम होता है। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धन एक सीमित संसाधन है, ये हमारी आवश्यकताओं की तरह असीमित नहीं है। देखिए हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। हमारी जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है हमें लगता है हमारी दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाए, दूसरी पूरी होती है हमें तीसरी, चौथी, ऐसे करके वो असीमित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धन असीमित है, धन सीमित है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इसे विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना चाहिए। विवेकपूर्ण ढंग से यानी सोच समझकर, बजट बनाकर और ध्यान रखकर हमें ये धन खर्च करना चाहिए। अब दूसरा संसाधन है हमारा गैर मानव के अंतर्गत भौतिक संसाधन। जितनी भी वस्तुएं आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, आप इस वक्त जिस पलंग पे, जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो भी भौतिक संसाधन है। जिस कमरे में आप बैठे हैं वो भौतिक संसाधन है। जिस नोटबुक को अभी आप यूज कर रहे हैं, जो पेन आपके हाथ में है, जितनी भी स्टेशनरी है, वो सारा क्या है? भौतिक संसाधन। वीडियो देखते देखते आपको भूख लग रही है, आपने कुछ खाया, वो भी क्या है? भौतिक संसाधन। स्थान, फर्नीचर, कपड़े, स्टेशनरी इत्यादि सब कुछ क्या है? भौतिक संसाधन है। और हमें कार्यकलाप करने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है। अभी मैंने कुछ बोला, आपको इंपॉर्टेंट लगा, आपको नोट्स में लिखना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? पेन और रजिस्टर। वो क्या है आपके लिए? भौतिक संसाधन। ठीक है, ये तो बात थी गैर मानव संसाधन और मानव संसाधन की। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड टाइप की ओर, जो कि है व्यक्तिगत और साझे संसाधन। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत यानी हमारा खुद का, पर्सनल, और साझे जिन्हें हम शेयर करते हैं, यानी शेयरिंग रिसोर्सेज। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ये वे संसाधन है जो व्यक्ति के पास केवल निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।
ये मानव भी हो सकते हैं और गैर मानव संसाधन भी हो सकते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि देखिए ये जो व्यक्तिगत संसाधन है इसमें अगर हम बात करें तो आपका ज्ञान है, आपकी रुचि है, आपका ऊर्जा है, आपके समय है, ये सारे क्या है? मानव संसाधन। और जिनकी अभी मैंने बात की ये आपके लिए क्या है? व्यक्तिगत है, आपके पर्सनल है। और इसके अंतर्गत गैर मानव संसाधन भी हो सकते हैं, जैसे आपका खुद का घर है, आपके खुद के कपड़े हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, आपका जो स्कूल बैग है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे हैं गैर मानव संसाधन और ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपका कौशल, ज्ञान, समय, स्कूल बैग, कपड़े आदि, ये कुछ इनके उदाहरण है। देखिए हर संसाधन के साथ हमें उदाहरण देना बहुत जरूरी है। अब हमारा जो इसी सेकंड के अंतर्गत दूसरा है साझे संसाधन, यानी कि शेयरिंग रिसोर्सेज। साझे संसाधन ये वे संसाधन हैं जो समुदाय सोसाइटी के अनेक सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। देखिए जो आपका घर है वो पूरे समुदाय के लिए या सोसाइटी के लिए नहीं होता है ना। और अगर आप किसी समुदाय या सोसाइटी में रह रहे हैं तो जो संसाधन सबके लिए है उसे कहा जाता है साझे संसाधन। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जिस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? साझा संसाधन। ऐसा तो नहीं है कि केवल उसे आप यूज कर सकते हैं, सभी बच्चे उसे यूज करते हैं, है ना। रेलवे स्टेशन, आपके जो ट्रेन है, आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? साझे संसाधन के अंतर्गत। आप अपनी साइकिल से स्कूल जा रहे हैं तो वो व्यक्तिगत संसाधन होगा, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं यानी कि रोडवेज बस से जा रहे हैं, है ना, सिटी बस से जा रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन नहीं होगा, वो होगा आपका साझा संसाधन। साझे संसाधन प्राकृतिक अथवा समुदाय आधारित भी हो सकते हैं। अब ये प्राकृतिक और समुदाय आधारित कौन सा है? ये है हमारा अगला टाइप, तीसरा टाइप संसाधनों का, है ना। और ये जो साझे संसाधन है ये दोनों ही हो सकते हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक यानी जो हमें प्रकृति से, नेचर से गिफ्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक। जैसे हम बात करें सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारा व्यक्तिगत नहीं होता। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सूर्य की किरणें तो सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ, इसमें मेरा पर्सनल हक है, वो हम सबके लिए है ना। तो और अगर हम समुदाय की बात करें तो अभी अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया आपका हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, मेट्रो, है ना, ये सब क्या हो गए? समुदाय आधारित संसाधन हो गए। उदाहरण सूर्य, पृथ्वी, नदी, सरोवर। किसी नदी का पानी आप ये नहीं कह सकते इसमें मेरा हक है, इसका पानी सिर्फ मेरे लिए है ना। स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बात हो गई हमारे सेकंड टाइप की, जो कि है हमारा साझा संसाधन। अभी हमने दो बात कर ली, व्यक्तिगत और साझा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टाइप की ओर, जो कि है प्राकृतिक अथवा समुदाय आधारित संसाधन। प्राकृतिक, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नेचुरल, जो हमें नेचर से गिफ्ट मिला हुआ है। प्रकृति में उपलब्ध सभी संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। ये हम सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, हम सब इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत नहीं हुए। हम सभी का दायित्व है कि इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए। विवेकपूर्ण यानी सोच समझकर इन संसाधनों को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए और खराब भी नहीं करना चाहिए। खराब और बर्बाद कैसे? जल सीमित मात्रा में है ना, और ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, तो हमें जल को बचाना चाहिए। ईंधन है जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, वो सीमित मात्रा में है, हमें उसको बचाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वायु है, हमें उसका प्रदूषण नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो पर्यावरण को अगर हम प्रदूषित करते हैं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है और हमें ही नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमें इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। अब इसमें दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ये संसाधन किसी व्यक्ति को समुदाय, सोसाइटी के सदस्य के रूप में उपलब्ध होते हैं और ये सामान्यतः सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जिस भी देश में, जिस भी राज्य, जिस भी जिले में हम रह रहे होते हैं, वहाँ की सरकार द्वारा हमें ये संसाधन सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं। ये भी देखिए उन्हीं की तरह है, मानव भी हो सकते हैं और गैर मानव दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
कोई सरकारी अस्पताल में आपको सरकारी डॉक्टर परामर्श दे रहा है ना, या आप कहीं मेट्रो मेरी अपनी है नहीं है, वो क्या है, सामुदायिक संसाधन। डाकघर है, सड़कें हैं, कोई पब्लिक गार्डन आप यूज कर रहे हैं या पार्क आप यूज कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत। उदाहरण के लिए सरकारी अस्पताल द्वारा दी जाने वाली परामर्श सेवाएं, डॉक्टर, सड़कें, पार्क और डाकघर, जिनकी अभी हमने बात करी थी। प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और इनके रखरखाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या है इससे आशय, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए रखरखाव के लिए? आपको पता होना चाहिए जिस सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आपके वहां से पास होने के बाद वहां दूसरे बच्चे आएंगे अध्ययन करने के लिए। अगर आप उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो क्या होगा, अगली पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंचेगा। आपने वहां का फर्नीचर तोड़ दिया, आपने वहां की दीवारें खराब कर दी, या आप किसी पार्क में गए पिकनिक के लिए, पूरे गार्डन को खराब कर दिया, रेलवे स्टेशन को, ट्रेन को, तो यह करना हमारे लिए सही नहीं है ना। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ताकि और बाकी लोग भी इसका उपयोग कर सकें। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। संसाधनों का प्रबंधन क्यों किया जाना चाहिए? अब तक हमने समझा कि संसाधन कौन कौन से होते हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या जरूरत है इनके प्रबंधन की, यानी इनके मैनेजमेंट की। तो आइए देखते हैं इनके मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है। मैंने आपको 2-3 एक्टिविटीज दी थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने कर ली होगी, तो उससे आपको समझ भी आ गया होगा कि संसाधनों का मैनेजमेंट क्यों किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आप अपने मन में जो आंसर सोच रहे हैं क्या वही आंसर है इसका। संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से करना, यानी कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका जो हम यूज करें वो बहुत अच्छे ढंग से करें, अच्छे से अच्छे। सर्वोत्तम यानी उत्तम तो होता है अच्छा, और सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छे ढंग से हम उसका प्रयोग करें। इसका कारण यह है कि कोई भी संसाधन असीमित नहीं है, ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो अनलिमिटेड है, सारे संसाधन सीमित हैं। इसलिए अपने उद्देश्यों को शीघ्र और दक्षता से पाने के लिए अगर हमने जो भी उद्देश्य, जो भी लक्ष्य हमने अपने लिए सोच रखे हैं, अगर हम उनको जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और दक्षता से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें संसाधनों का जो उपयोग है वो प्रभावी ढंग से करना चाहिए और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। आपके चारों तरफ आपको सिखाया जाता है, समाज में, सरकार द्वारा, परिवार द्वारा, स्कूल में, कि जल ही कल है ना। सेव वाटर, सेव फ्यूल, सेव एनवायरनमेंट, है ना, पर्यावरण को बचाओ, ईंधन को बचाओ। तो इसलिए हमें इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये बात थी कि संसाधनों का प्रबंधन क्यों करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों की जानकारी दीजिए। प्रबंधन, मैनेजमेंट, उसके जो प्रक्रिया होती है यानी मैनेजमेंट का प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या उसके कोई चरण है? हमने बात की थी, बिल्कुल। हाँ, भी हम उसकी बात करेंगे, उनके स्टेप्स की, और हर चरण को स्पष्ट करने के लिए एक एक उदाहरण देना है। हमने बहुत सारे उदाहरण किए थे, उसमें से हमको एक उदाहरण दे सकते हैं आसानी से। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि प्रबंधन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं, उनको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप जल्दी से इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण हैं। कौन कौन से थे? प्लानिंग यानी कि नियोजन, उसके बाद था आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद था हमारा इम्प्लीमेंटिंग कार्यान्वयन, और नियंत्रण कंट्रोलिंग, और हमारा अंतिम था मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। अभी आपका ये मूल्यांकन ही चल रहा है, आप साथ साथ देखते रहिए कि जैसे ही मैम ने क्वेश्चन पूछा क्या आंसर आने से पहले मेरे दिमाग में वो आंसर आ रहा है, यानी आंसर स्क्रीन पे आए उससे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यही है आपका मूल्यांकन। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले चरण से, जो कि है नियोजन।
यह किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने नाम दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही चौथा चरण पहले ले लेंगे, फिर दूसरा, फिर पांचवा। नहीं, आपको इसे क्रम वाइज यानी सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत हमें लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के मार्ग की कल्पना करने में सहायता मिलती है। देखिए, इससे ऐसा नहीं है कि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इससे हमें सहायता मिली। किसमें? हमारा जो लक्ष्य को पहुंचने का रास्ता है, हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए जो रास्ता है उसकी हमें कल्पना करनी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा। वो किससे होगा? नियोजन से। अर्थात उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए योजना बनाना। हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हमारे पास जो जो संसाधन मौजूद हैं उसके लिए एक योजना बनाई जाएगी। नियोजन यानी पहला चरण है। नियोजन के बुनियादी चरण है। देखिए, पहला चरण जो है नियोजन, उसके अंतर्गत भी 5 चरण है जिससे नियोजन आसानी से हो जाता है, यानी कि प्लानिंग आसानी से हो जाती है। देखिए, आपको कोई भी कार्य करना होता है उसके लिए नियोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी वेकेशंस हो गई हैं, आपको स्कूल जाना है, ऐसा नहीं आप सुबह उठे और चल दिए। इसके लिए भी आपको नियोजन करना पड़ेगा। क्या? कि मुझे, मेरे पास मेरा स्कूल बैग कहाँ है, मेरे अलार्म घड़ी कहाँ है, मुझे सुबह कितने बजे उठना है, नहा धो के जाना है, मैं लंच में क्या लेके जाऊंगा, ये सब चीजें आपको पहले से सोच के रखनी पड़ेगी। तो पहला है इसमें समस्या को पहचानना। देखिए, ये जो हम सारी बात कर रहे हैं प्रबंधन प्रक्रिया की, मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, उससे हम लास्ट तक उसकी बात करते रहेंगे। ठीक है? आपने ये देख लिया कि आप चाहते हैं आपकी क्लास में जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो कम से कम 85% आने चाहिए, है ना? लेकिन आपके मार्क्स आ रहे हैं केवल और केवल 50%। तो ये है आपकी समस्या। ठीक है, हमने पहचान लिया कि प्रॉब्लम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी समस्या है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं। फिर हम विभिन्न विकल्पों को पहचानेंगे। विकल्प यानी कि ऑप्शंस। आपने देखा होगा ना, हमारे कई प्रश्न होते हैं जिसमें होता है निम्न में से एक विकल्प चुनिए, ए बी सी डी, है ना? उसी तरह से हमारे पास समस्या के भी बहुत सारे विकल्प यानी कि ऑप्शंस होते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। मेरे नंबर कम आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? पढ़ाई को एक्स्ट्रा टाइम दूं, या मैं मोबाइल और टीवी को छोड़ दूं, है ना? या फिर मैं किसी दोस्त के साथ बैठकर पढ़ाई करूं, या मैं इसके अलग से नोट्स बनाकर तैयारी करूं, या मैं किसी टीचर की हेल्प लूं, नोट्स बनाऊं, ट्यूशन जाऊं, क्या करूं? ये बहुत सारे विकल्प हैं जिनको आपने सोचा कि क्या क्या विकल्प मेरे पास मौजूद है। उसके बाद विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना। अब आप देखेंगे ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिसे मैं चुन सकता हूँ, या जिससे मुझे लगता है कि ये जो मेरी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अभी तक हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद है योजना को क्रियान्वित करना। फिर हमने जो बेस्ट ऑप्शन चूज किया है उसको उसकी योजना बनाएंगे और परिणामों को स्वीकार करना, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उदाहरण एक और, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक का है, उसे और अच्छे से समझ लेते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए केवल 1 माह बाकी है। देखिए उदाहरण कितना अच्छा है, आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, है ना? आप भी कई बार परेशान होती है ना जब एग्जाम्स में कम टाइम होता है। आपकी वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्जाम है आपकी, और कितना टाइम बचा है? सिर्फ 1 महीना। और आपने अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि देखिए याद करना एक अलग बात है, उसको दोहराना एक अलग बात है। जैसे आपने जुलाई अगस्त में कोई लेसन लर्न कर लिया, आपका एग्जाम है फरवरी में, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आप लिख नहीं पाते हैं, इसलिए दोहराना जरूरी है। और आपने सिलेबस को दोहराया नहीं है, जबकि आपका उद्देश्य है अच्छे अंक प्राप्त करना, आपका उद्देश्य है 85 या 95% पर जाना। अब आप क्या करेंगे? इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निश्चित समय अवधि में 5 विषयों का अध्ययन करना है। 11th क्लास में ऐसा होता है ना, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है और उन 5 ही विषयों का अध्ययन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 विषयों में अच्छे नंबर आ गए, बाकी 2 में अगर हम फेल हो गए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको 5 के 5 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है।
अब आप क्या करेंगे, इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक कार्य योजना बनाएंगे। अब आप एक प्लानिंग करेंगे जिसमें प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए आपके द्वारा लगाए जाने वाले घंटों की संख्या, यानी अब जो आप टाइम टेबल बनाएंगे उसमें आप देखेंगे कि दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे मुझे किस सब्जेक्ट को देने हैं। किसी सब्जेक्ट को आप कम समय देते हैं क्योंकि जो आपका बहुत अच्छा होता है, जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े कमजोर होते हैं उसे आप ज्यादा समय देते हैं ना, यानी कि प्राथमिकता आप निर्धारित करेंगे। और अन्य कार्यकलाप कम करना इत्यादि शामिल है। आपको पता है अब सिर्फ 1 महीना बचा है, अब दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद, मेरी टीवी बंद, जो परिवार के साथ गपशप थी वो सारी चीजें अब मुझे बंद करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, आपकी योजना यानी कि प्लानिंग। अब आपने प्लान बना लिया, योजना बना ली, अब आप करेंगे आयोजन। देखिए नाम बिल्कुल मिल रहे हैं ना, प्लानिंग, नियोजन और उसके बाद है आयोजन। आयोजन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जितने भी संसाधन आपके पास है उन्हें इकट्ठा करेंगे, है ना। ये कौन सा चरण है, द्वितीय चरण। ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान से समझते रहिए। इसके अंतर्गत योजनाओं का प्रभावी और सक्षम ढंग से कार्यान्वयन करने हेतु समुचित संसाधनों को एकत्र और व्यवस्थित किया जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास नोट्स भी है, स्टेशनरी भी है, लेकिन कोई बुक कहीं पड़ी है, कोई पेन किसी कमरे में पड़ा है ना, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो आप पढ़ नहीं सकते। आप जैसे ही पढ़ने बैठे, आपको लगा मुझे कुछ लिखना है, चलो उठ के पेंसिल लेकर आता हूँ, नहीं अब मुझे सही नहीं लगा, चलो उठ के इरेजर लेके आता हूँ। तो इसी तरह से आपका समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए पहले आप आयोजन करेंगे, यानी सारे संसाधनों को इकट्ठा करेंगे। उदाहरण, आप उन सभी संसाधनों का संगठन और व्यवस्था करेंगे जिनकी आपको अध्ययन करने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यानी कि आप पढ़ने बैठे और लाइट चली गई, अब आपने क्या किया, आप कैंडल लेने जा रहे हैं, आप इमरजेंसी लाइट ढूंढ रहे हैं, तो पहले से ही सबकी व्यवस्था करके बैठेंगे। आपको बीच में भूख लग रही है, आप 2 मिनट बाद फिर उठ गए, तो आपके पास आप खाने पीने का भी ऐसा कुछ सामान होना चाहिए कि आप एकाग्र रूप से पढ़ाई कर सकें। भूख लग रही है तो वहीं बैठे बैठे कुछ खा लें और बार बार अपने अध्ययन के बीच में से उठकर नहीं जाएं। इसमें शामिल कुछ संसाधन है, पुस्तक, नोट्स, अध्ययन हेतु स्थान, प्रकाश, स्टेशनरी, ऊर्जा और समय। तो ये आपको किसके लिए चाहिए, पढ़ने के लिए। और ये अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ने बैठे नहीं है, ध्यान रखिए। पहला था नियोजन, अभी हमने सिर्फ प्लान बनाया है। दूसरा है हमारा आयोजन, अभी भी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी हमने केवल सामान इकट्ठा किया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उस, यानी कि कार्यान्वयन। ये कौन सा चरण है, तीसरा चरण। अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी वार्षिक परीक्षा में केवल 1 महीना बचा है। यह प्रबंधन प्रक्रिया का तीसरा चरण है, यानी कि थर्ड स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है, हमने जो भी योजना बनाई है अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उदाहरण, आप उपलब्ध संसाधनों जिनकी अभी अभी हमने बात की थी, है ना, उससे अध्ययन आरंभ करके योजना को कार्यान्वित करेंगे। अब आपके पास संसाधन भी है, प्लान भी है, तो अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है पढ़ना शुरू कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पढ़ते पढ़ते क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग। ये है हमारा चौथा चरण, फोर्थ स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधन प्रक्रिया का चतुर्थ चरण। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस योजना को आपने कार्यान्वित किया है उससे वांछित परिणाम मिल रहे हैं या नहीं। यानी कि इसमें ये जो चरण है इसमें ये देखा जाता है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से आप पढ़ने बैठ गए, क्या जो रिजल्ट आपने सोचा था वो मिल रहा है। रिजल्ट से हमारा आशय ये नहीं है कि फाइनल जो आपके एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट से हमारा आशय है आपने सोचा था मुझे 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, कितने दिनों में, 30 दिन के अंतर्गत। तो अभी 20 दिन हो गए हैं और मैंने मात्र 2 ही विषय कंप्लीट किए हैं। तो ये था आपका टारगेट और ये है आपका रिजल्ट। 20 डेज हो गए और कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, 2। यानी जो वांछित परिणाम आप चाह रहे थे वो मिल रहा है या नहीं, ये किसके अंतर्गत देखा जाता है, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के अंतर्गत। अब देखते हैं अगर वांछित परिणाम नहीं मिल रहे तो हम क्या करेंगे, पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, नहीं। अब हम क्या करेंगे, कार्यकलापों की परिणामों की निगरानी करने के बाद योजनाएं सही ढंग से कार्य कर रही हैं या नहीं इसको निश्चित कर लेंगे।
नियोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फीडबैक प्रदान करता है और त्रुटियां होने से रोकता है। फीडबैक क्या होता है? प्रतिपुष्टि। इसकी हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, है ना। तो जब हम नियंत्रण करते हैं तो हम खुद को ही फीडबैक देते हैं, यानी प्रतिपुष्टि देते हैं, यानी हम खुद को बताते हैं कि वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, जो मैंने सोचा था वो हो रहा है या नहीं, अच्छा नहीं। फीडबैक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। ये हो सकता है कि आपकी प्लान सही से नहीं चल रहा हो, तो आप खुद को बता सकते हैं अरे 20 दिन हो गए और मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स किए हैं, अब 10 दिन में मुझे 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, यानी जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। और हो सकता है आपके 20 दिन हो गए और आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो आपको लगेगा अरे वाह, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, फीडबैक से आपको अपनी कार्य योजना में संशोधन करने में सहायता मिलती है, यानी अब आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपको पता चला दिन बचे केवल 10, सब्जेक्ट पढ़े हैं 3। अब आप देखेंगे कि मुझे मेरी प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, ताकि वार्षिक परीक्षा शुरू होने से पहले मैं पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लूं, रिवीजन उनका। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जब आप अपनी अध्ययन योजना को कार्यान्वित कर रहे हो और फिर भी नियत अध्ययन को टीवी देखने के कारण पूरा नहीं कर पाते, अभी हमने ये तो देख लिया कि जो सोचा था वो नहीं हो रहा, अब आप सोचेंगे कि उसके कारण क्या है ना। तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि मैं बीच बीच में टीवी देखने चला जाता हूँ, या बीच बीच में मैं मोबाइल ज्यादा यूज कर रहा हूँ, या हो सकता है जब परिवार वाले गपशप कर रहे हैं मैं उनके साथ जाके बैठ जाता हूँ, या शाम को अभी भी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बंद नहीं किया। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आपको वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी अरुचि को कम करेंगे, यानी आपका जो इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, आपकी जो एकाग्रता है उसको कम करने के लिए अब आप प्रयास करेंगे, टीवी देखना छोड़ेंगे, फ्रेंड्स के साथ जाना, या जो भी कारण है, इनमें से ऐसा नहीं है जरूरी आपके साथ ये कारण हो, जो भी कारण है अब आप क्या कोशिश करेंगे, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। आप अध्ययन के समय टीवी नहीं देखेंगे, मित्रों के साथ नहीं खेलेंगे अथवा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपकी सुनिश्चित योजना के परिणाम को प्रभावित करता है। कौन सी योजना? आपने सोचा था ना घंटों के हिसाब से पढ़ना है, तो अब आप ये सारे काम बंद कर देंगे, क्योंकि ये सारे काम आपने जो रिजल्ट सोचा था उसको प्रभावित कर रहे हैं। क्या रिजल्ट सोचा था आपने? आपने सोचा था 1 महीने में 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, ये रिजल्ट आपने सोचा था, है ना। तो ये रिजल्ट इफेक्ट हो रहा है, इसलिए ये सारे काम अब आप बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं इसका अंतिम चरण, यानी कि मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती हूँ, वीडियो के दौरान पूछती हूँ ना, किस लिए? आपके मूल्यांकन के लिए, ये जानने के लिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या आप वीडियो को ढंग से देख रहे हैं या नहीं, या आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं। आपके जो एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, वो भी आपका मूल्यांकन होता है, ये जानने के लिए कि आपने कितना ज्ञान हासिल कर लिया है, कितनी आपको नॉलेज है। तो ये है अंतिम चरण, यानी कि 5वां चरण, मूल्यांकन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चरण में योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में बच्चों क्या किया जाता है, आपने कोई योजना पहले बनाई, फिर उसको अप्लाई किया, उसको कंट्रोल भी किया, अब आप ये देख रहे हैं जो रिजल्ट सामने आया है ना, उसका अब आप मूल्यांकन करेंगे, यानी अब आप तुलना करेंगे कि जो रिजल्ट मैंने सोचा था क्या वो मिला या नहीं मिला, यानी कि कार्य के अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम, वांछित यानी जिसकी आपको इच्छा थी, जो आप चाहते थे, उससे तुलना की जाती है। और साथ ही कार्य की सभी सीमाओं और विशेषताओं को नोट कर लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपकी योजना सफल रही या नहीं रही, या सफल तो रही लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं रही, तो उसके क्या कारण थे, है ना, ताकि उन कारणों को भविष्य में दोहराया नहीं जा सके। यानी आप चाहते थे 85% लाना, ठीक है, और आपके परसेंटेज बने केवल और केवल 70, तो ये 15% आपके कम बने,
तो अब आप जानेंगे कि इसका क्या कारण रहा, या आपने सोचा था 85% और वो पूरे बन गए, तो इसका भी क्या कारण रहा। तो जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें आप भविष्य में दोहराएंगे, और जो कमियां रह गई जिनकी वजह से नंबर कम रहे उन्हें आप भविष्य में नहीं दोहराएंगे, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई मैंने आपको एक्टिविटी दी थी ना, फेयरवेल पार्टी की, आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी, और फिर क्या हुआ, जब पार्टी खत्म होगी तब आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी ये कैसी रही, क्या जैसा सब कुछ हमने सोचा था वैसा रहा, क्या समय पर सबको खाना पीना मिल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका क्या कारण रहा, क्या हमने जो सोचा था, हमने जिस बजट में सोचा था, क्या वो बजट ज्यादा चला गया, या पार्टी समय पर शुरू नहीं हो पाई, या सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें आप भविष्य में दोहराएंगे, और जितनी नेगेटिव चीजें हैं अगली बार आप क्या करेंगे, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था जो पार्टी होगी वो छत पर होगी, है ना, खुले में होगी या बाहर गार्डन में होगी, लेकिन अचानक से बारिश आ गई, क्या हुआ, आपकी सारी पार्टी फ्लॉप हो गई। अब आप क्या करेंगे, अगली बार जब आप पार्टी का आयोजन करेंगे तो आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि अगर पार्टी करते वक्त बाहर बारिश आ जाती है या आंधी आ जाती है तो इतनी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि हम अंदर भी पार्टी कर सकें। आप पढ़ने बैठे हैं, ये आपकी योजना थी और लाइट चली गई, तो आप इतनी व्यवस्था करके रखेंगे अगली बार कि आपके पास जो कैंडल यानी मोमबत्ती है या इमरजेंसी लाइट है वो जरूर होनी चाहिए। तो ये सब हमें परिणाम किससे मिलते हैं, मूल्यांकन से, जो कि है मैनेजमेंट प्रोसेस का अंतिम चरण। उदाहरण के लिए अध्ययन का मूल्यांकन यह है जो आप परीक्षा की जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मिलने के बाद करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं आपको आंसर शीट्स दिखाई जाती हैं कि देखिए आपने कहाँ क्या क्या लिखा और आपके कितने मार्क्स आए हैं। फिर आप क्या करते हैं, उन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा हेतु की गई अपनी तैयारी और आपके द्वारा अपेक्षित परिणाम के अनुसार भी करते हैं। यानी आप देखते हैं कि जितनी मैंने तैयारी की थी क्या उसके हिसाब से जो रिजल्ट है, अपेक्षित परिणाम यानी जो आप चाहते थे, जिसकी आपको उम्मीद थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट आया है जो मैंने तैयारी की थी। यदि किसी विषय में आपके अंक आपकी अपेक्षा से कम आते हैं, यानी आपने सोचा था इस विषय में मेरे 100 में से 90 अंक आसानी से आ जाएंगे, और अगर आपके अंक उसमें कम आए हैं तो अब आप कारण जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंक क्यों कम आए, मेरी तैयारी तो पूरी थी, और फिर आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि अगली बार आपके अच्छे अंक आ सकें। तत्पश्चात यानी कि इसके बाद आप इन क्षमताओं का उपयोग अपनी कमियों को दूर करने के लिए करते हैं ताकि परीक्षा में आपको अगली बार अच्छे अंक मिल सके। ऐसा आप दैनिक जीवन में भी करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो भी प्रबंधन की प्रक्रिया थी इससे आप अपने किसी भी कार्यकलाप को, फिर चाहे वो पढ़ने का हो, पार्टी का हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसे बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 4th चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ाते पढ़ाते और वीडियो देखते देखते ही अच्छे से लर्न कर लिए होंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।